सभी को नमस्कार। आज हम पाठ लेकर आए हैं राजेंद्र बाबू, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। सबसे पहले लेखिका महादेवी वर्मा का परिचय। महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक कवि हैं। 1907 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, प्रथम अध्याय, अग्निरेखा यात्रा। 11 सितंबर 1987 को उनका देहावसान हुआ। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस पाठ में उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जी के बारे में निबंध लिखा है। आइए अब निबंध पढ़ते हैं। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावनात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी है, यह बताना कठिन है। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई से मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। स्टेशन पर एक और 3 पैर वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में परंतु कुछ नागरिक जनों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू हैं, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों से ना कोई रेखा जोड़ी है और ना ही कोई रंग भरा है। सत्य में से जैसे कुछ घटना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आँखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई के लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल होठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, ग्रामीणों जैसी बड़ी बड़ी मूछें जो ऊपर के होठ पर ही नहीं नीचे के होठ पर भी रोमिल बालों का आवरण डाले हुई थीं। हाथ पैर शरीर संबंधी लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो दृष्टि को और भी उलझा देती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेंटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने उन्हें प्रथम बार देखकर भी ऐसा ही अनुभव किया होगा। बहुत सोचने के उपरांत उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ आ सका। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी, अतः उन्हें देखने वाले को कोई ना कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी, वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। भाई जवाहरलाल जी की अस्त व्यस्तता भी व्यवस्था से निर्मित होती थी, किंतु राजेंद्र बाबू को सारी व्यवस्था ही अस्त व्यस्तता का पर्याय थी। दूसरे यदि जवाहरलाल जी की अस्त व्यस्तता को देख लें तो उन्हें बुरा नहीं लगता था, परंतु अपनी अस्त व्यस्तता के प्रकट होने पर राजेंद्र बाबू भूल करने वाले बालक के समान संकुचित हो जाते थे। एक दिन यदि दोनों पैरों में 2 भिन्न भिन्न रंग के मोजे पहने किसी ने उन्हें देख लिया तो उनका संकुचित हो उठना अनिवार्य था, परंतु दूसरे दिन जब वे स्वयं सावधानी से रंग का मिलान करके पहनते तो पहले से भी अधिक अनमिल रंगों के पहन लेते। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव
और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो आता है। अब मोजों से पांचों उंगलियां बाहर निकलने लगतीं, जब जूते के तले पैरों के तलवों के गवाक्ष बनने लगते, जब धोती कुर्ते कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता, तब चक्रधर बाबू इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहेज लेते थे। उन्हें वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने वाले प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया था। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक फिर कभी नहीं देखे थे। राजेंद्र बाबू के निकट के संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। उनसे ज्ञात हुआ कि उनकी 15-16 पौत्रियां हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं, तो उन्हें शीघ्र कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी के क्रम में बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गईं और उन्हें देखने प्राय उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते थे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थों में धरती की पुत्री थीं, साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारणी। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू रूप में पदार्पण किया था। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ता था। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर वे सीधी खड़ी नहीं हो पाईं। बिहार के जमींदार परिवार की वधू और स्वतंत्र युद्ध के अपराजय सेनानी की पत्नी होने का ना उन्हें कभी अहंकार हुआ और ना उनमें कोई मानसिक ग्रंथि ही बनी। छात्रावास की सभी बालिकाओं तथा नौकर चाकरों का उन्हें समान रूप से ध्यान रहता था। एक दिन या कुछ घंटों ठहरने पर भी वे सबको बुला बुलाकर उनका तथा उनके परिवार का कुशल मंगल पूछना ना भूलती थीं। घर से अपनी पौत्रियों के लिए लाए मिष्ठान में से प्राय सभी बट जाता था। देखने वाला यह जान ही नहीं सकता था कि वह सबकी ईया अय्या अर्थात दादी नहीं है। गंगा स्नान के लिए तो मुझे उनके साथ प्राय जाना पड़ता था। उस दिन संगम पर जितना दूध मिलता, जितने फूल दिखाई देते, सब उनकी ओर से ही गंगा यमुना की भेंट हो जाते। कोलाहल करते दूर पंडों की पूरी पलटन उन्हें घेर लेती, पर वे बिना विचलित हुए शांत भाव से प्रत्येक को उसका प्राप्य देती चलती थीं। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के साथ बहुत सादगी और संयम से रहें। वे खादी के कपड़े पहनती थीं, जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थीं। उनके साबुन तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ू पोछा, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। उस समय संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था, अतः प्राय किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास से अनुपस्थित होती थी। स्वतंत्रता के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गईं और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी के विद्यालयों में भर्ती हो गईं। केवल राजेंद्र बाबू की पौत्रियां अपवाद रहीं। राजेंद्र बाबू के भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरा नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पोतियों का दिमाग खराब ना हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वे जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्म निष्ठा है। उनकी सहधर्मिणी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे में संलग्न रसोई घर बन गया, तब वे दिल्ली गईं और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थीं। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात ना कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी के बने 1 दर्जन सूप लाने का आदेश भी दिया। उन्होंने बार बार
आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोरने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। विचित्र दृश्य था ये। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गईं। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि ना कभी वहां पहुंचा था, ना पहुंचेगा। पर भवन की तात्कालिक स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी अतिथेय का साथ देना उचित समझकर मैंने निरंतर भोजन की इच्छा प्रकट की। निरन्न भोजन, फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यवसाध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्ठान आदि एकत्र कर लेते हैं। मुझे आज भी यह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पलायन करते देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण ही उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छंदता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है कि क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे। अब इस निबंध से जुड़े हुए कुछ प्रश्न, जिनमें सबसे पहले हम करेंगे कठिन शब्दों के अर्थ। इसमें पहला शब्द देखिए, गद्यात्मक, जिसका मतलब होता है सादा या साधारण। फिर आतिथ्य, मेहमान नवाजी। गवाक्ष, सुराख, आतिथेय, मेहमान का स्वागत करने वाला। सहधर्मी, पत्नी। और व्यवसाध्य, खर्चीला। अब प्रश्न देखिए। प्रश्न है, राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा था? उत्तर, पटना के रेलवे स्टेशन पर देखा था। राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? भारतीय जन का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला प्रश्न, राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे? उत्तर, बाबू चक्रधर थे। अगला प्रश्न देखिए, राजेंद्र बाबू ने किनकी शिक्षा के लिए लेखिका से अनुरोध किया? आप सबने ये पाठ में पढ़ा है। अपनी पोतियों की शिक्षा के लिए उन्होंने लेखिका से अनुरोध किया था। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अपनी पोतियों की। अगला प्रश्न है, लेखिका प्रयाग से कौन सा उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची थी? तो ये सामने पढ़ा है आपने, सिरकी के सूप का उपहार। सूप जिससे हम अनाज साफ करते हैं, उस सूप की बात यहाँ पर की गई है लेखिका द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति को उपवास की समाप्ति पर क्या खाते देखकर लेखिका को हैरानी हुई? तो क्या खाते देखकर हैरानी हुई थी? उबले हुए आलू। राष्ट्रपति उबले हुए आलू खा रहे थे। उस दिन व्रत था, उनका उपवास था। तो इस प्रकार ये पाठ पूरा हुआ। आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आगे भी और अन्य पाठों पर इस तरह के वीडियो मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद।